बीजिंग चाइना की राजधानी, जिसके पास भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सबसे इम्पोर्टेंट नीला आसमान है। यहाँ की हवा साफ है और AQI लगभग 60 के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में air quality. The PM 2.5, I think it's 130, 140, Okay. which is over 10x what is reasonable, what is appropriate. These contaminants wreak havoc on the body. It can create neurological dysfunction. It can cause asthma, it can cause lung irritation. It just, like, it's whole body damage. It gets into tissues, it lodges in, it's very hard to remove it. So it's not like something the body just cleans it out. It's very hard to remove. So you really don't want to mess with these airborne contaminants. जनवरी 2025 के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर प्रेस रिलीज के हिसाब से जो 131 सिटीज में पोल्यूशन रिड्यूस करने का टारगेट किया गया था, उनमें से सिर्फ 31 सिटीज में पोल्यूशन रिड्यूस हुआ। वहीं 29 सिटीज में पोल्यूशन बेस लेवल से कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बढ़ गया। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, गया, मुजफ्फरपुर, उज्जैन और भी बहुत सारी सिटीज इसमें इंक्लूडेड है। वहीं दूसरी प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ PM10 पर फोकस कर रही है। PM10 पार्टिकल्स यूजुअली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और तब भी ज्यादा फोकस मीडिया का दिवाली के पटाखों और फार्मर्स के क्रॉप बर्न पर होता है। लेकिन कुछ महीने पहले एक नई रिपोर्ट आई थी IQAir की, जिसमें कुछ शॉकिंग डेटा सामने आया था। PM 2.5 के पार्टिकल्स हमारे बालों के थिकनेस से भी 30 गुना छोटे होते हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों पर होता है, क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनली ज्यादा सांस इनहेल करते हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर रीजनल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एयर पोल्यूशन का रूट कॉज पूरे देश के हर एक कोने में सेम है। लेकिन सच ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, मुंबई से कोलकाता, चेन्नई से बेंगलोर पूरे साल 365 दिन 24/7 एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा प्रॉब्लम है। IQAir की वेबसाइट पर एक लिस्ट है करीब 10,000 छोटे और बड़े शहरों की पूरी दुनिया की, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में आते हैं। अगर हम एनुअल एवरेज की बात करें तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 99% आप लोग वही हवा ले रहे हैं जो कि सेफ लेवल को मीट तक नहीं करती। चाहे समर का सीजन हो, चाहे पराली बर्निंग शुरू हुई हो और चाहे आप नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते हो, एक बड़ा रीजन ये है कि हमने अपनी कंट्री में इतनी ज्यादा पॉइजनस हवा को नॉर्मलाइज कर दिया है। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि AQI फोन पे अगर 150 से 200 के बीच है तो हवा सेफ होगी। ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस लेवल को मॉडरेट रेंज दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस है, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी कंसीडर करें तो 2024 में दिल्ली में एक भी दिन गुड डे नहीं था। गुड एयर के लिए AQI 50 से नीचे होना चाहिए और 2024 में सबसे अच्छा AQI था 8 अगस्त को, वो भी 53। पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए जो वर्ड PM मैंने यहाँ पर यूज किया, उसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। ये अपने साइज के हिसाब से 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे बड़ा पार्टिकल जो होता है वो होता है PM10। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है। ये अक्सर डस्ट पार्टिकल्स या पोलन होते हैं जो फूलों से निकलते हैं। दूसरी कैटेगरी PM 2.5, जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम होता है। और तीसरी कैटेगरी है PM 0.1, जो 0.1 माइक्रोमीटर, जो सबसे कम होता है। इन्हें अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब आप इन्हें इनहेल करते हैं ये सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। और क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, एक सिंपल बात याद रखना PM पार्टिकल्स के बारे में ये है कि जितनी छोटा पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा डेंजरस होगा। जब आप इन्हें नाक से सांस लेते हैं तो ज्यादातर PM10 पार्टिकल्स नाक में या फिर गले में जमा हो जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये आसानी से आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जो स्वेलिंग कॉज करते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है और यहाँ तक कि लंग कैंसर का भी रिस्क बना हुआ होता है। और आपको पता है सबसे बुरा क्या होता है? पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस का इलाज आज भी बहुत महंगा हो गया है। एक लंग इन्फेक्शन के लिए बस हॉस्पिटल में एडमिट करने पर 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं। क्या आपको पता है अगर एयर पोल्यूशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज 2 से 3 साल कम होता है तो ये इकोनॉमिक बर्डन के हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। क्रॉप बर्निंग सबसे ज्यादा मीडिया में चर्चा बनी हुई होती है, लेकिन इससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना आप समझते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अक्टूबर से दिसंबर
दिसंबर तक जो एयर पोल्यूशन दिख रहा था उसमें 10.6% क्रॉप बर्निंग की वजह से था। बिगेस्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। केमिकल, टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी और फ्लावर प्लांट्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। PM 2.5 के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर में रिलीज होते हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन 15 से 18% इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से होते हैं। कोलकाता में 24.5%, मुंबई में 18%, चेन्नई में 20.2%। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम कोक जैसे फ्यूल्स पर बैन लगा दिया था इस पोल्यूशन को रोकने के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा काम किया था। दिल्ली में पहले 3 थर्मल पावर प्लांट्स थे, लेकिन एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक को 2009 में बंद कर दिया गया और दूसरे को 2015 में और तीसरे को 2018 तक बंद कर दिया गया। आज दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां कोई भी थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर पावर से जनरेट करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के एक्शन लेने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के आसपास भी इंडस्ट्रियल रीजन्स है जैसे गुड़गांव, मेरठ, नोएडा और फरीदाबाद। यहाँ पे अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है। इन जगहों पर नेशनल लेवल पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए। जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका गोल था 131 पॉल्यूटेड सिटीज में एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, वो भी 24 स्टेट्स में से। इसके लिए PM10 लेवल को 2017-2018 के कंपैरिजन में 40% रिड्यूस करने का टारगेट लिया गया था। क्वेश्चन यह है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा। पिछले 5 सालों में सिर्फ 64% पैसा एलोकेट किया गया था, वो स्पेंड किया गया। शुरू से अब तक 10,566 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, जिसमें से सिर्फ 6,806 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि जो पैसा गवर्नमेंट ने स्पेंड किया उसका 67% सिर्फ डस्ट कंट्रोल के सोर्सेज पर स्पेंड किया गया। जैसे कि लोगों को रोड पे पानी स्प्रे करने के लिए हायर करना। पहली बार पानी स्प्रे करने से थोड़े टाइम के लिए पोल्यूशन कम होता है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में कोई चेंज ला पाएगा? बेटर होता कि ये पैसा फार्मर्स को मशीन देने में लगाया जाता। कम से कम क्रॉप बर्निंग से होने वाले पोल्यूशन को कम तो करता था। गवर्नमेंट के पैसे का 14% बायोमास बर्निंग के लिए लगा, सिर्फ 12% वेहिकुलर पोल्यूशन के लिए लगा। ये पैसा गवर्नमेंट ने इस तरीके से यूज किया पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और बड़े सोर्सेज जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे सिर्फ 0.61% लगाया गया। क्या कोई चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।